हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। हम आपको बोले थे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ाने के बाद हम इंडोर मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ा डाले, मतलब दो चैप्टर पढ़ा डाले। एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कि चैप्टर नंबर 4 था, और एक अब बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बच्चों ये कोई चैप्टर नहीं है, मैंने आपकी सुविधा के लिए चैप्टर बना दिया है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ही पार्ट है, बट उतना मैंने कहा वीडियो बनाने में लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े बना दिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। केस लॉ के साथ बता दिया। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, तो थोड़ा सा पहले कुछ समझ लेते हैं, फिर इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं। बच्चों हमने पिछली क्लास में बताया था, सेशन कराया था जो हमने, उसमें अभी जो सेशन कराया उसमें बताया कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये मानकर चलती है कि जो भी आउटसाइडर कंपनी में डील करने आ रहा है, कंपनी में जो है कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है, वो कंपनी के नियम कानूनों को अच्छे से पढ़ करके आया होगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या मान के चलता है कि जो भी आउटसाइडर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है, कंपनी के साथ डील करने आ रहा है, वो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ करके समझ करके तब आया है। अगर वहां पर कंपनी कोई गलती करेगी तो फिर जो है उसके लिए आउटसाइडर ब्लेम नहीं कर सकता अगर वो पढ़ के नहीं गया है। इसलिए मैंने पूरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस में केस लॉ बताया, कोटला वेंकटा स्वामी का पूरी बात अच्छे समझा दी। तो एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेटा आउटसाइडर को जो है, आउटसाइडर के अगेंस्ट काम करती है और कंपनी के फेवर में काम करती है। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इंडोर मैनेजमेंट क्या है। जैसा कि आपको समझ में आ गया कि कंपनी के फेवर में काम करती कंस्ट्रक्टिव नोटिस। भाई आउटसाइडर के साथ कुछ गलत होगा तो फिर क्या होगा? तो लॉ मेकर ने सोचा, जिन लोगों ने कंपनी लॉ वगैरह बनाया, बड़े बड़े कोर्ट ने सोचा, हाउस ऑफ लॉर्ड ने सोचा, जस्टिस ने सोचा कि ऐसे तो आउटसाइडर के साथ गलत हो जाएगा। क्रेडिटर हैं, शेयर होल्डर हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, उनके साथ तो बहुत गलत होगा। अगर वो पढ़ के नहीं जाते हैं तब तो चलो कोई बात नहीं, अगर पढ़ के जाते हैं, कंपनी कुछ गलत कर दे तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आउटसाइडरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? इंडोर मैनेजमेंट का, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैंने क्या कहा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में बात करती, कंपनी को बचाती है आउटसाइडर से, और इंडोर मैनेजमेंट कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है तो कंपनी से आउटसाइडर को बचाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में बात करेगी? आउटसाइडर के, जबकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में? कंपनी के फेवर में। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो आइए थोड़ा सा यहां समझ लें, फिर आगे बताएंगे। क्या बताएंगे? देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है, ये डॉक्ट्रिन कहती है अगर कोई आउटसाइडर है, आउटसाइडर सर कौन है बेटा? जो कंपनी का नहीं है। जैसे हम पैसा लगाने जा रहे हैं, कोई कंपनी को लोन देने जा रहा है, हम लोग आउटसाइडर है, ठीक है। जो आउटसाइडर है बेटा, वो जब कंपनी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो कंपनी को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट के कार्य पे विश्वास करें। ये मानकर चलें कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो बात लिखी गई है और जो इन लोगों ने पढ़ा है, वो लोग उसको उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा गया है। फिर से समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि जो आउटसाइडर हैं, जब वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी सही वैसे काम कर रही है, सेम वैसा काम कर रही है जैसे कि उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में बात लिखी गई थी। मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर कंपनी के नियम कानूनों को ये पढ़ के जाते हैं और मान लीजिए मैनेजमेंट उस नियम कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो वहां पर कंपनी की गलती होगी, ना कि इनकी गलती होगी, क्योंकि इन्होंने पढ़ करके सब समझ लिया था। और दूसरी बात, ये कंपनी में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना। ये मानकर चलेंगे कि कंपनी के नियम कानूनों में जो बात लिखी गई है, कंपनी वैसे ही काम कर रही है जैसा कि उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा गया था।
यहां पर अगर कोई कंपनी इरेगुलरिटीज करती है, कोई अनियमितता करती है, कुछ गलत करती है, तो गलती कंपनी की होगी ना कि इनकी होगी। लेकिन वहां पर क्या था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अगर कंपनी मानकर चलती कि ये लोग पढ़ के आए हों, अगर नहीं पढ़ के आए हैं, कंपनी कुछ गलत करेगी तो इनकी गलती है। लेकिन यहां पर अगर ये लोग पढ़ करके गए हैं कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल, कंपनी उसके अगेंस्ट फिर कुछ काम कर रही है, तो कंपनी की गलती होगी। ये लोग एज्यूम करके चलेंगे आउटसाइडर कि कंपनी वही काम कर रही है जो उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है, उसके अलावा कंपनी कुछ भी गलत काम नहीं कर रही है। मतलब कंपनी अपने पावर के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर रही है। समझ में आई बात? तो इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में बात करता है? आउटसाइडर के। आउटसाइडर ये मानकर चलते हैं कि कंपनी जो है वही काम कर रही है, वैसे ही काम कर रही है जिसका जैसे उसके नियम कानूनों में लिखा था, मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा था। तो ये बेटा आउटसाइडर के फेवर में बात करती है। आउटसाइडर वहां पर जाने का अधिकार तो नहीं रखते, कंपनी मैनेजमेंट में जाके देखें कि सर क्या हो रहा है, नहीं, लेकिन ये मानकर तो चलेंगे ना कि कंपनी वही कर रही है जैसा उसने हमसे नियम कानून में बताए हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक में, आप मान लीजिए कोई बैंक है, आप किसी कंपनी में 5 करोड़ रुपया दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं लोन के रूप में। कंपनी को लोन की जरूरत थी, आपने 5 करोड़ दे दिया और उसके नियम कानूनों को आपने पढ़ा था और अच्छे से पैसा दे दिया। बेटा आप तो जाओगे नहीं देखने ना, लेकिन आप तो मान के चलोगे ना कि जो आपने पैसा दिया है वो नियम कानूनों के हिसाब से यूज हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है कुछ। तो बेटा कुल मिलाकर के कंपनी के फेवर में ये बात नहीं करती, ये आउटसाइडर के फेवर में बात करता है ये डॉक्ट्रिन। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में बात करता है? कंपनी के फेवर में बात करता है। तो एक बार फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी आउटसाइडर के फेवर में बात करता है और ये कहता है कि आउटसाइडर ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि कंपनी के जो बायलॉज में, जो मेमोरेंडम में, आर्टिकल में बातें लिखी गई थी, कंपनी उसको वैसे ही फॉलो कर रही है, उसके अगेंस्ट कंपनी काम नहीं कर रही है। अगर कंपनी कुछ काम करती है उसके अगेंस्ट, तो ये लोग दोषी नहीं होंगे, दोषी कंपनी होगी, कंपनी की गलती है। ठीक है, आइए केस लॉ देखते हैं, थोड़ा मीनिंग पढ़ लें फिर केस लॉ देखते हैं। हमने समझा दिया, अब समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने बहुत संघर्ष किया है अपने टाइम पर जब हम बीकॉम करते थे, सीएस करते थे, तो इसलिए बेटा अब हम लोग जो है इसको समझ लिए तो समझा दे रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? इंडोर मैनेजमेंट की मीनिंग देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज टर्कवेंट रूल। बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कवेंट रूल के नाम से जानते हैं। टर्कवेंट रूल क्या है? अभी तो यही केस लॉ आपको समझाऊंगा, टर्कवेंट का ही केस लॉ बताऊंगा, बट आप समझो कि इसे टर्कवेंट रूल के नाम से जानते हैं। An exception is an exception to the doctrine of constructive notice। बेटा मैंने क्या बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एक्सेप्शन के रूप में इसे लाया गया, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में बात करती है, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में बात करती है। It is a 150-year-old concept that came into existence to protect outsider from enterprise। बेटा ये 150 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और ये आया है आउटसाइडर को बचाने के लिए कंपनी से, कि कंपनी कुछ गलत करे तो आउटसाइडर के साथ गलत ना हो। इन अदर वर्ड्स, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट in company law emphasize the concept that an outsider declining with the company in good faith can assume that in other words this doctrine, थोड़ा सा बेटा मैं इधर भी ध्यान दे रहा हूँ लैपटॉप पे, कई बार अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम रुक गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर ध्यान दे रहा हूँ, तो डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाए बस। In other words, this doctrine of indoor management in company law emphasize the concept that in outsider dealing with the company in good faith can assume that there are no irregularities in the working of the company and all procedural requirement have been compiled with। क्या कह रहा है? जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील करने जा रहा है वो ये मान के चलेगा कि कंपनी कोई भी इरेगुलरिटीज, किसी प्रकार की अनियमितता, कोई गलती नहीं कर रही है, जैसा कि कंपनी के नियम कानूनों में बताया गया था कंपनी वैसे ही काम कर रही है। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब आप जाके देख तो सकते नहीं है कि जैसे भाई कंपनी ने बताया था क्या वैसे कर रही है, क्या मैनेजमेंट के आप जाके बीच में देख नहीं, आप सिर्फ बाहर रह के मान सकते हैं कि कंपनी वही काम करे जैसा कि उसके नियम कानूनों में लिखा गया। अगर उसके अगेंस्ट कंपनी काम करेगी तो आप कंपनी पर केस कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, केस लॉ पढ़ लेते हैं। यहां तक देख लिया आप लोगों ने, आइए केस लॉ समझ लेते हैं। आइए पहले केस लॉ को जान लेते हैं, उसके बाद केस लॉ बहुत बड़ा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत हिसाब से पढ़िए।
चलिए, केस लॉ का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंड, इसी को हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं और टर्क्वेंड रूल, और टर्क्वेंड रूल। बेटा ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, एक्सप्लेन द टर्क्वेंड रूल, तो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और पूरा केस लॉ आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में नहीं आता, डायरेक्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो आप दोनों को एग्जाम अच्छे से एक्सप्लेन करके उनके केस लॉ को लिख दो। चलिए देखते हैं कि है क्या, इसमें भी ध्यान दीजिए। एक कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी होती है, कंपनी को बेटा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फंड की। और ये इंग्लैंड की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, ये कंपनी बेटा इंग्लैंड की है। तो इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बेटा, वो बॉन्ड इशू करती हैं। क्या इशू करती हैं? बॉन्ड। अपने यहाँ तो गवर्नमेंट इशू करती है या गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशन वो इशू करती, लेकिन वहां पर कंपनियां बॉन्ड इशू कर सकती हैं फंड लेने के लिए। बॉन्ड क्या होता है? जैसे आप डिवेंचर पढ़ेंगे, पब्लिक से लोन लेने के लिए डिवेंचर इशू किया जाता है, वैसे कंपनियां जो है इंग्लैंड वगैरह में बॉन्ड इशू करती हैं पब्लिक से लोन लेने के लिए। अब फिर क्या हुआ? ये कंपनी है, इसको फंड की रिक्वायरमेंट है। कितने फंड की रिक्वायरमेंट है? 2000। उस जमाने में 2000 पाउंड, वहां पाउंड चलता, 2000 पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब 2000 पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, 2000 पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब फिर क्या होता है? ये कंपनी 2000 रुपया लेने के लिए, 2000 पाउंड पाने के लिए बॉन्ड इशू करती है। क्या इशू करती है? बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं? 2000 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड की जो कीमत होती है 1 पाउंड होती है। कितनी होती है बेटा? 1 पाउंड। एक कंपनी है, उसको 2000 का फंड चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है पब्लिक से, वो बॉन्ड इशू करती है 2000 बॉन्ड। हर एक बॉन्ड 1 रुपए का, 1 पाउंड का होता है। हम लोगों को जनरली रुपया याद है तो हम रुपया पढ़ रहे हैं, तो एक बॉन्ड की कीमत 1 पाउंड होता है। समझ में? एक बॉन्ड की कीमत 1 पाउंड होता है। कोई डाउट बेटा? क्लियर? एक इंग्लैंड की कंपनी है, उसको चाहिए होता है पैसा, और वो 2000 पाउंड की जरूरत होती है। 2000 पाउंड के लिए उसने 2000 बॉन्ड इशू किए। 2000 बॉन्ड, हर बॉन्ड की कीमत 1 पाउंड है। समझ में आया? चलिए अब इसको मिटा दें क्योंकि जगह कम पड़ेगी, तभी हम बेटा बार बार वो कर देना। ठीक है, कंपनी को जरूरत होती है फंड की। कंपनी जो है 2000 रुपया फंड चाहिए होता है, जिसके लिए कंपनी 2000 बॉन्ड जारी करती है, 2000 बॉन्ड्स जारी करती है, और ये न्यूज़पेपर में बताती है कि भाई हम 2000 बॉन्ड इशू कर रहे हैं क्योंकि हमको 2000 पाउंड जो है चाहिए। अब 2000 पाउंड रुपया चाहिए, मतलब 2000 पाउंड चाहिए, और ये न्यूज़पेपर में बताती है, उस अपने लोकल न्यूज़पेपर में इंग्लैंड में, और वहां की जो पब्लिक है न्यूज़पेपर को पढ़ती है, वहां की जो पब्लिक है न्यूज़पेपर पढ़ती है। साथ ही साथ कंपनी कहती है कि भाई 10% इंटरेस्ट हम देंगे, 10% इंटरेस्ट देंगे जब हम आपका पैसा लौटाएंगे, बॉन्ड को रिडीम करेंगे। बेटा एक समय बाद डिवेंचर रिडीम होता है ना, वैसे बॉन्ड भी रिडीम होता है। जब एक समय बाद आपका बॉन्ड हम रिडीम करेंगे तो आपको 10% एनुअली इंटरेस्ट देंगे, और पूरा पैसा उस समय देंगे जब हम बॉन्ड को रिडीम करेंगे आपसे, आपका पैसा आपको वापस करेंगे। ठीक है, एक कंपनी होती है इंग्लैंड में, वो न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करती है कि हमको 2000 पाउंड की जरूरत है, जिसके लिए हम 2000 बॉन्ड इशू कर रहे हैं, और हम जो है 10% एनुअली इंटरेस्ट देंगे, और साथ ही साथ जब हम बॉन्ड को रिडीम करेंगे पूरा पैसा समय पे वापस कर देंगे। ये बात होती है न्यूज़पेपर में। ठीक है, वही एक बैंक होती है जिसका नाम होता है रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल ब्रिटिश बैंक, ये वाली बैंक होती है बेटा। बैंक का काम क्या है? बैंक पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करती है। फिर ऐसा तो है नहीं कि जादू छड़ी है, ऐसे घुमा दी, पैसा आ गया आपको लौटा दिया, ऐसा तो होता नहीं। बैंक भी पब्लिक के पैसे को जमा करती है, लोन देती है, पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो बैंक ने सोचा कि क्यों ना हम 2000 बॉन्ड जो है इनके खरीद लें और उनको 2000 पाउंड दे दें, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी था। 10% इंटरेस्ट अगर किसी को मिल रहा है 4-6 सालों तक मिलेगा, और फिर अच्छा फायदा है। तो बैंक ने सोचा कि क्यों ना हम इस कंपनी के बॉन्ड को खरीद के इनको 2000 रुपया दे दें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए था, तो बैंक भी पब्लिक ही है, उसने दे दिया। बैंक आती है इनके पास, कहती है हम आपको 2000 पाउंड देने को रेडी हैं, हमें आप 2000 बॉन्ड दे दीजिए, हमें अपना 2000 बॉन्ड आप दे दीजिए। बैंक इनसे कहते हैं ठीक है हम दे देंगे,
लेकिन इनके आर्टिकल में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक बात लिखी हुई थी कि जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, क्या इशू करेगी बेटा? बॉन्ड, तो उसके लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बच्चों एक बात याद रखना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? इसमें मीटिंग बुलाई जाएगी, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग होगी और मीटिंग में सारे शेयर होल्डर आएंगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ये, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। शेयर, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा यहाँ दिखाई कम पड़ रहा, रुक जाओ, ऐसा करते हैं, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, समझ लेना, ठीक है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर है ये। अब शेयर होल्डर आएंगे मीटिंग में और उनकी मीटिंग जब होगी तो उनसे कहा जाएगा कि सर आप लोगों को पता है हमारी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, हम चाहते हैं आप लोग वोट करें। जब ये बेटा मेजॉरिटी में वोट कर देंगे, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग अगर पड़ गई बॉन्ड के फेवर में, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। अब कंपनी ने कहा ठीक है, हम जो है बॉन्ड आपको इशू कर देंगे, इसके लिए हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराएंगे। कंपनी ने मीटिंग बुलाया शेयर होल्डर का, वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, मोर देन 50% वोट शेयर होल्डरों ने कर दिया, ठीक है बॉन्ड इशू कर दो, कंपनी की प्रॉब्लम है, कंपनी को पैसा चाहिए, बॉन्ड इशू कर दो, सबने वोटिंग कर दिया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब साधारण प्रस्ताव होता है, ये पास हो गया और पास होने के बाद कंपनी ने इनको बॉन्ड दे दिया, कंपनी ने इनको फेवर में बॉन्ड दे दिया। और कंपनी ने जब बॉन्ड दिया तो बॉन्ड डीड साइन हो गया और कंपनी ने इनको पूरा पैसा, पूरा बॉन्ड दे करके 2000 पाउंड जो है इनसे ले लिया। कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराएगी। जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इनको बॉन्ड इशू कर देती है। अब सारी बात तो हो गई, चलो ठीक है, फिर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद, ये जो कंपनी होती है जिसने 2000 पाउंड लिया था रॉयल ब्रिटिश बैंक से, ये कोर्ट में केस करती है कि अजय हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, हम कंपनी मतलब हम चला पाने में अपने आप को असक्षम है, हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाए और हमको बंद कर दिया जाए। कंपनी अपील करती कोर्ट में कि सर हमारे पास 4 से 10 साल बाद कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, हमको बंद कर दिया जाए। तो कोर्ट कहती ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, चलो ठीक है कंपनी को बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कंपनी के लिए कि चलो कंपनी बंद कर दो। देखो पहले कंपनी 2000 पाउंड उधार लेती है रॉयल ब्रिटिश बैंक से बॉन्ड जारी करके, बाद में कुछ दिन बाद कंपनी के हालात ठीक नहीं होते क्योंकि उस समय भी उसने उधार ही लिया था, फिर भी वो सही नहीं होती है, तो बाद में कोर्ट में ये कहती भाई हमें बंद करने का ऑर्डर दिया जाए, हम बंद होना चाहते हैं, वाइंड अप कर दो हमारा। फिर कोर्ट ने कहा ठीक है कंपनी की स्थिति ठीक नहीं, बंद कर दो। अब ये मामला कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर और कोर्ट ने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया। बच्चों जब कोर्ट कभी कंपनी बंद होती है तो उसके लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर मतलब जो कंपनी को बंद कराने की पूरी प्रक्रिया करता है, वो कोर्ट का आदमी होता है। लिक्विडेटर आता है जिसका नाम होता है टर्क्वेंड। अब समझ में आया? लिक्विडेटर का नाम होता है टर्क्वेंड। इसका नाम होता है लिक्विडेटर का, जो कोर्ट की तरफ से आया था कंपनी को बंद कराने। अब टर्क्वेंड आते हैं कंपनी में और कंपनी के सारे एसेट्स को बेचते हैं। भाई जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, देखा जाता है कि एसेट्स बेचने के बाद कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, कितना पैसा आया है, और कंपनी के जितने भी क्रेडिटर होते हैं, उधार लेने वाले लोग होते हैं, उनका पैसा उनको चुका दिया जाता है। फिर जो बचता है वो शेयर होल्डर वगैरह को बांट करके खत्म कर दिया जाता है। ये आपने लिक्विडेशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा अगर बीकॉम में या सीएस में, तो समझ में आ रहा होगा। अब कंपनी को बंद कराने के लिए लिक्विडेटर आता है जिसका नाम टर्क्वेंड होता है। अब टर्क्वेंड कंपनी को बंद कराने के लिए सबसे पहले कंपनी की संपत्ति बेचते हैं, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, मटेरियल सब बेच देते हैं, और कंपनी में जो पेमेंट आता है, और टर्क्वेंड कहते हैं कि इतना पेमेंट आया है और क्रेडिटर ये हैं, और क्रेडिटर का नाम न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाता है, भाई कंपनी बंद हो रही है, आप अपना अपना पैसा लेने चले आओ। लेकिन वहां पर उस क्रेडिटर के नाम में रॉयल ब्रिटिश बैंक का नाम नहीं था। किसका नाम नहीं था? रॉयल ब्रिटिश बैंक का। सर क्यों? बताते हैं ना। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जब न्यूज़पेपर पढ़ा रहे तो एक मिनट बेटा, कंपनी तो बंद हो रही है और हमारा नाम नहीं है, हम तो 2000 बॉन्ड लिए कंपनी। अब ये इनके लोग गए, जब इनके लोग कंपनी में जाते हैं
तो कहते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं है। टर्कोएंड कहता है क्यों आपका नाम क्यों रहेगा? कहते भैया हमारे पास बॉन्ड डीड है, ये देखिए हम जब बॉन्ड लिए थे तो सिग्नेचर हुआ था। ये कंपनी कहती है, वो टर्कोएंड कहते हैं कि ये तो इनवैलिड है। कहते हैं क्यों इनवैलिड है? अच्छा डायरेक्ट नहीं कहते इनवैलिड है, पहले वो डीड जाता है मैनेजमेंट के पास, जो लोग मैनेजमेंट में थे, अब तो कोई मैनेजमेंट नहीं क्योंकि अब तो सब टर्कोएंड के हाथ में आ गया। तो उनसे पूछता भाई बताओ इनका ये जो डीड साइन हुआ था ये क्या है? तो मैनेजमेंट के लोग कहते हैं सर ये तो इनवैलिड है। तो टर्कोएंड जो पता चलता कि इनवैलिड है तो वही बात आके बताते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक को, भैया आपका तो जो बॉन्ड का डीड था वो तो इनवैलिड है। ये तो कहते हैं अरे पूरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ था सर, सिस्टमैटिक सारा काम हुआ था उस समय जब बॉन्ड दिया जा रहा था। तो सर कैसे समझ नहीं पा रहे सर? तब ये कहता है कि भाई हम देखिए कंपनी के लोगों ने बताया हमसे, टर्कोएंड कहता है, टर्कोएंड तो था नहीं तो लिक्विडेटर है, ये कहता है कंपनी के लोग जो मैनेज करते थे वो बताए कि ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितना बॉन्ड आपको दिया गया है, अमाउंट मेंशन नहीं है, क्वांटिटी मेंशन नहीं है। इस वजह से ये जो कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ था वो इनवैलिड था, और जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इनवैलिड था तो आपका ये बॉन्ड डीड भी इनवैलिड है। समझ में आया? एक कंपनी होती है उसको 2000 पाउंड की जरूरत होती है, वो 2000 बॉन्ड जारी करता है। रॉयल ब्रिटिश बैंक पैसा लगाने आता है, 2000 रुपया बॉन्ड लेकर के देना चाहता है, और उसके लिए कंपनी की आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी जो है इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास भी किया, बट कंपनी ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें अपने क्वांटिटी और रुपए को नहीं शामिल किया कि कितने का बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है। याद आया? गलती किसकी हुई? कंपनी की। पैसा किसने लगाया? रॉयल ब्रिटिश बैंक ने। नुकसान किसका हो रहा है? रॉयल ब्रिटिश बैंक का, क्योंकि उसका नाम क्रेडिटर की लिस्ट में आ नहीं रहा, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इनवैलिड हो गया। भाई उसमें तो क्वांटिटी वगैरह लिखी जाती, लिखी नहीं गई, तो गलती किसकी? कंपनी की। फिर क्या हुआ? रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कोएंड पर केस किया। सर टर्कोएंड पे क्यों किया? टर्कोएंड तो कंपनी के लिक्विडेटर है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि कंपनी बंद कराते टाइम पूरा का पूरा जो पावर होता है वो लिक्विडेटर का होता है, जो भी केस होगा लिक्विडेटर के नाम पे होगा। तो लिक्विडेटर के ऊपर केस किया, क्योंकि लिक्विडेटर ही तो पैसा बांटता, तो इसने तो नाम नहीं फाइनल किया था लिस्ट में, तो इसलिए कंपनी ने इसके ऊपर केस किया। जब मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट कहती है इनसे और इनसे पूछती है जी बताओ, ये कहते हैं साहब हमने जिस कंपनी के लिक्विडेटर है उस कंपनी में बॉन्ड लिया था 2000 का 10% ब्याज पर। सर 2000 पाउंड हमने दिया था कंपनी को। सर कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना था, पास भी किया गया सर, पास भी कर दिया गया, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं सर कि उसमें क्वांटिटी नहीं लिखा गया था कि कितने का बॉन्ड देना है, और उस पर वैल्यू नहीं लिखी गई थी बॉन्ड की। सर जिस वजह से ये ओआर पूरा इनवैलिड है, ये लोग कह रहे हैं सर मैं बताऊं क्या करूं सर, मैं तो पैसा टूट गया सर, मैं तो पब्लिक के पैसे लाया था सर, मैं तो टूट गया सर, मैं तो तबाह हो गया सर। कोर्ट कहते हैं क्या आपने इनके मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ रखा था? हाँ सर पढ़ रखा था, मुझे पता था सर कि इनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। भाई ये बैंक है, उसके लोग तो पढ़ के ही जाएंगे ना, बैंक बेवकूफ तो है नहीं। कोर्ट कहती है ठीक है। कोर्ट ऑर्डर पास करती टर्कोएंड को कि मिस्टर टर्कोएंड इनका भी नाम क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल करो। टर्कोएंड कहते हैं क्यों? क्योंकि ओआर तो इनवैलिड है, मैं क्यों दूं पैसा? कोर्ट कहती मिस्टर टर्कोएंड आउटसाइडर मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ के जाएगा तो ये मानकर चलेगा कि कंपनी वही काम करे जैसा कि उसके आर्टिकल में लिखा गया है, वो एज्यूम कर लेगा और ये मानेगा कंपनी इरेगुलरिटीज नहीं कर रही है, गलत कुछ नहीं कर रही है। यहां पर गलती तो कंपनी की है ना। अब वो मैनेजमेंट में जाके थोड़ी देखेगा जहां रेजोल्यूशन पास हो गया कि रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें क्या लिखा गया क्या नहीं, वो तो उसकी गलती नहीं है, गलती तो कंपनी की है। तो यहां पर टर्कोएंड को पैसा देना पड़ा, रॉयल ब्रिटिश बैंक को लिस्ट में शामिल करना पड़ा, और बाद में जब सबका पेमेंट हुआ तो रॉयल ब्रिटिश बैंक का भी पैसा मिला। तो बेटा ये था केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंड का। तो इसमें आउटसाइडर को फेवर किया गया। रॉयल ब्रिटिश बैंक कौन था? आउटसाइडर था, पैसा उसको नहीं मिल रहा था। किस वजह से? बताया गया कि भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इनवैलिड है, जिस वजह से बाद में बोला गया कि ये वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, गलती तो कंपनी की है, क्योंकि अगला जब पढ़ के गया है तो वो मान के चलेगा कि कंपनी वही काम कर रही है जैसा कि उसके आर्टिकल और मेमोरेंडम में लिखा गया। अब कंपनी उसके अगेंस्ट जाके काम करे तो उसकी कोई गलती नहीं है। समझ में आया? क्लियर? तो यहां पर केस कौन जीत जाता है? रॉयल ब्रिटिश बैंक। जबकि
कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कौन हार जाता है? कोटला वेंकटा स्वामी। दोनों केस लॉ याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। चलिए आइए देखते हैं। अब आता है एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कुछ एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, मतलब कहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू नहीं होगा। भले आपने पूरा मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लिया है, फिर भी वहां पर यह चीज नहीं पता हो लागू होगी इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन क्या है? जब आपको पहले से पता कंपनी हमेशा गलत कर रही है और फिर भी आप पैसा लगा रहे हैं, तब तो फिर कितना भी आप मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ जाइए, गलती आपकी है। दूसरा नेग्लिजेंस, कंपनी जो है आउटसाइडर के साथ लापरवाही के साथ काम कर रही है। पहले से ये बात आपको पता, कंपनी जालसाजी का काम, फोर्जरी का काम कर रही है, धोखाधड़ी काम कर रही है कंपनी। और कंपनी के आर्टिकल के बारे में आपको नहीं पता, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तब तो आप गलत ही हैं। अगर आप आउटसाइडर हैं, आपको कंपनी का आर्टिकल ही नहीं पता है, तब भी आप गलत हैं। एक्ट आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी, अगर कंपनी के जो लोग हैं अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करते हैं, डायरेक्टर अपने पावर के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, एमडी अपने पावर के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, मैनेजर अपने पावर के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, जो आर्टिकल में लिखा उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, और ये बात आपको पता है, तो फिर कंपनी में आप कितना भी मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के जाइए, गलती आपकी है, कंपनी की नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तभी अप्लाई होगा जब इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अगर ये पहले से हो रहा है, आपकी बात पता है, तो फिर गलती आपकी ही मानी जाएगी, फिर इंडोर मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी ये मान के चलती कि जो भी उसके साथ आउटसाइडर डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो कंपनी के सारे नियम कानूनों को पढ़ के आया है। अगर नहीं पढ़ के आया तो गलती कंपनी की नहीं होगी, आउटसाइडर की होगी। इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि जो व्यक्ति कंपनी के नियम कानूनों को पढ़ के जा रहा है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, वो ये मान के चलेगा, एज्यूम करके चलेगा कि कंपनी वही काम कर रही है जैसा कि उसने जो है पढ़ा हुआ है। अगर कंपनी रेगुलरिटीज करती, कुछ गलत करती है, तो फिर गलती कंपनी की, उसकी कोई गलती नहीं है, जैसा कि मैंने केस लॉ बताया रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क पॉइंट। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है कि आपको हमारे जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सब क्लियर हो रहे हैं। कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।